भारत के उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून, जो कि एक मनोरम घाटी है और शिवालिक श्रेणियों से पटी पड़ी है। वहीं देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नेपाली और गढ़वाली मूल के लोग ज्यादा बसते हैं। उसी रायपुर में एक क्षेत्र पड़ता है ऑर्नेस फैक्ट्री और ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेट, जिसके आसपास भारतीय डिफेंस की महत्वता की कई फैक्ट्रियां हैं, जिसमें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री, IRDE, CQAI, डील इत्यादि शुमार हैं। और इन राष्ट्रीय महत्व की फैक्ट्रियों के होने से यहाँ कई तरह के लोग, परिवेश, खान पान, भाषा, बोलियों का आपसी सामंजस्य दिखाई पड़ता है। देश के हर कोने से लोग यहाँ काम के लिए आते हैं और यहीं बस जाते हैं। अगर देहरादून रायपुर को मिनी इंडिया कह दिया जाए तो कुछ कम न होगा। तो जब यहाँ लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए आते हैं तो ऑर्नेस फैक्ट्री, OLF इत्यादि फैक्ट्रीज इनको नौकरी के साथ साथ रहने के लिए सरकारी क्वार्टर भी प्रदान करती है, जिसे आम भाषा में ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेट कहा जाता है। यहाँ स्टेट में अंदर ही एक मोहक दुनिया बसी हुई है, जहाँ लोग बड़े ही प्रेम भाव और सद्भाव से रहते हैं और आपस में सारे त्योहार मिलकर बनाते हैं। आज मैं उसी ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेट में रहने वाले लोगों की दास्तान आपको सुनाऊंगा। आज से लगभग 30-40 साल पहले की बात है, जब यह बात एक आम आदमी के मुंह में रहती थी। पास के पीपल के पेड़ की ठंडी छांव में अधकच्चे सीमेंट के चबूतरे पर साथ बैठकर आराम फरमाते कुछ अधेड़ और बुजुर्ग अमूमन इसकी चर्चा करते थे। यह किस्सा ज्यादातर ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेट के टाइप 2 और टाइप 3 कॉलोनी में ही देखा गया है। कई लोग दबी जुबान से भी इसके बारे में चर्चा करते थे। यह एक अजीब और भयानक हवा थी जो स्टेट के निवासियों को हमेशा डराया करती थी। लगभग सप्ताह में 2 बार, खास तौर से कुछ कह नहीं सकते, हाँ, शुक्रवार और शनिवार को लोगों को रात के 11 बजे से 3 बजे तक फटे पुराने कपड़े और बिखरे बाल वाली एक बूढ़ी औरत दिखाई देती थी, जो अक्सर कर्राती रहती। लोग जब अपनी ब्लैक एंड वाइट टीवी में DD1 और DD2 के प्रोग्राम देखने के बाद सोने की तैयारी करते थे तो अक्सर उनके दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठकाहट होती थी। यह किसी भयानक अनहोनी की आहट थी, जो कि कहीं से भी नॉर्मल तो नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद बाहर से सिर्फ यही आवाज आती थी, रोटी और प्याज दे दे, रोटी और प्याज दो, हाँ रोटी और प्याज दो। यह एक अत्यंत संवेदनशील आवाज किसी बूढ़ी औरत की जान पड़ती थी। इस आवाज में क्रंदन और संवेदनाएं दोनों ही थी, जो आवाज के रहस्य को और गहरा देती थी। रोटी और प्याज की भीख मांगते हुए घरों के दरवाजे पर यह दस्तक उस जमाने में एक दहशत बन गई थी। स्टेट निवासी अक्सर इसके बारे में दबी जुबान से चर्चा करते थे। इनमें से कुछ किस्से तो मुझे आज तक याद हैं। स्टेट के पीपल के पेड़ वाले वो चबूतरे का एक एक पत्थर आज भी इसका गवाह है। पीपल के पेड़ के वो हवा में हिलते पत्ते और नीचे स्टेट वासियों के अपने अपने विशेष टिप्पणी, जो प्याज और रोटी को दहशत का दूसरा नाम बना चुकी थी। क्या तुम लोगों ने सुना है कि कल रात नेगी जी के परिवार के साथ क्या हुआ? नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? अरे भाई, उन्होंने रोटी और प्याज की भीख मांगने वाली उस बूढ़ी भिखारन के घर के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया था और वो उनके घर में घुसी जाती अगर सोनू अचानक दरवाज़ा धाड़ से बंद ना करता। हाँ भाई, उसके बाद उन्होंने पूरी रात अजीब सी आवाज़ें सुनी और अपने घर में किसी के होने का दावा भी किया। पूरा परिवार सहमा हुआ है। नेगी जी तो आज फैक्ट्री भी नहीं गए। ना, सच में मजाक नहीं कर रहा भाई। हे भगवान,
ये तो बड़ा डरावना है। बूढ़ी औरत के बारे में कहते हैं वो एक साधारण महिला नहीं है, बल्कि एक साया है, साया जो उन लोगों को डराती है जो उसके लिए किवाड़ खोल देता है। हाँ हाँ भाई, मैंने भी सुना है। कुछ लोग कहते हैं वह एक ऐसी महिला का साया है जो भूख से मर गई थी और अब वह उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिनके पास खाना है, खाना, बहुत सारा खाना, लेकिन वह ज़्यादा खाना खा ही नहीं सकती और सिर्फ प्याज और रोटी मांगती है। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, पर यह तो गारंटी है कि मैं तो उसके लिए भी अपने क्वार्टर का दरवाजा कभी नहीं खोल लूँगा। अब मरना कोई है, दया धर्म ना दिखाओ भाई, पता नहीं क्या चीज़ हो ये तो बड़ा रिस्की मामला लगा। यार दाई, मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती, जब वो बुढ़िया इतनी भयंकर है ना और सबको पता ही है उसके बारे में, तो उसके लिए दरवाज़ा क्यों खोलते हैं यार फिर? अरे यार शायद ना उसकी आवाज़ से ना ये लोग थोड़ा दया दिखा देते हैं यार, इसलिए दरवाज़ा खोल देते हैं यार। वो रोटी प्याज मांगती है ना, ऐसा भी हो सकता है भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता ऐसा यार? मांगती तो इस तरीके से है जैसे पता नहीं कितने जन्म की भूखी हो। क्या तुम लोगों ने कभी उसे करीब से देखा है? मैंने देखा है, वाकई में वह पूरी तरह से झुकी हुई थी और उसकी आंखें भी बिल्कुल धसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे ही घूर रही हो। 2 रातों तक नींद नहीं आई मुझे। अरे भाई, पर मुझे तो यह आश्चर्य है कि वह केवल रात में ही क्यों निकलती है और केवल रोटी और प्याज ही क्यों मांगती होगी? कुछ और भी मांग ले। कुछ लोग कहते हैं कि उसे एक श्राप दिया गया था कि वह सिर्फ रोटी और प्याज ही खा सके। क्या बोल रहे हो भाई? यह वास्तव में उन लोगों को परेशान करेगी। शायद उन लोगों से बदला लेना चाहती है जो उसकी इस स्थिति के जिम्मेदार हैं, या शायद वो अब सबको ही अपना दुश्मन मानती हो। क्या बोल सकते हैं? तो ऐसी ही कई विचित्र घटनाएं ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेट में बड़ी हैं। एक अंधेरी और तूफानी रात थी और ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेट कॉलोनी के निवासी अपने घरों में दुबक कर तूफान के टल जाने की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी खिड़कियों पर बारिश की धार और तेज हो रही थी। टीन की खिड़की का बॉर्डर हर बूंद के टकराने से चिल्ला रहा था। खाली सड़कों में से गीली हवा गरज गरज कर निकल रही थी। यह तब था जब उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर बूढ़ी भिखारन महिला की आवाज़ सुनी, निहायत ही डरावनी, और वो एक ही सांस में जोर जोर से कह रही थी, रोटी और प्याज, रोटी और प्याज दे दो। अब कुछ नए स्टेट वासियों ने बूढ़ी औरत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे और उसे वह दे दिया जो वह चाहती थी, यानी कि रोटी और प्याज। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने 3 रहस्यमयी घटना देखी जिससे वह डर के मारे पागल से हो गए थे। पहली घटना तो यह थी कि भिखारन के घर में घुसते ही अचानक हवा रुक जाती थी। यह ऐसा था मानो हवा की अपनी मर्जी हो और बुढ़िया के आने से डरती हो। स्टेट निवासी अचानक सन्नाटे को सुन सकते थे और इसने उनके दिलों में एक अटूट डर डाल दिया था। और दूसरी घटना तो यह घटी कि उनके घरों में उनकी अपनी ही परछाइयाँ अचानक अपने आप चलने लगी। निवासी अपने घरों में फर्नीचर और वस्तुओं की छाया को भी अजीब तरीके से हिलते हुए देख सकते थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिससे वह डर से कांपने लगे। सोच रहे थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लेकिन तीसरी और सबसे भयानक घटना तो ये थी कि भिखारन महिला की आंखें कोयले की तरह काली हो गई थी। उसकी पुतलियां तब तक फैलती रही जब तक कि वह पूरी तरह से काली ना हो जाए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई नहीं भूल सकता था। पूरे स्टेट कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स झरझर 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 की आवाज़ के साथ एक साथ बंद होती और फिर खुल जाती। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 सब यही था। सारे स्टेट में खलबली का माहौल। सभी स्टेट निवासियों को अब यह पता चल चुका था कि बूढ़ी भिखारन महिला के साथ कुछ ठीक नहीं था। यह एक अजीब आहट थी जिसने सबके घरों पर कब्जा कर लिया था। बूढ़ी महिला ने अपनी छाप छोड़ दी थी और अब नए स्टेट निवासियों को भी पता था कि वह
इसे फिर कभी अंदर नहीं आने देंगे। अब हर रोज उन्होंने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने शुरू कर दिए और यह रोटी और प्याज के तूफान के गुजरने का इंतज़ार करने लगे, शायद इस उम्मीद में कि कभी तो यह हॉन्टिंग्स अपने आप बंद हो जाएगी। स्टेट वासी इस दस्तक की आवाज़ सुनते ही कांपने लगते थे। कहते हैं औरत को कुछ खाना देने पर वह परिवार मुसीबतों की चपेट में आ जाता था। वह औरत कौन थी और क्यों रोटी ही प्याज मांगती थी, ये एक रहस्य बना हुआ था। हालांकि एक दिन जब स्टेट के एक बुजुर्ग बूढ़े दादाजी ने लोगों के एक समूह को कांपती आवाज़ से ऑर्नेस फैक्ट्री पार्क में सर्द रात के दिन अंगीठी सेकते हुए बताया कि वह बूढ़ी भिखारिन जो सिर्फ प्याज और रोटी ही मांगती है, शायद 4 नंबर चक्की की शकुंती चाची है, जो कि एक बड़े जमींदार परिवार की बहू थी। वह एक बहुत ही कड़क स्वभाव की महिला थी, जिसने अपने बेटे की शादी का बचा हुआ खाना फेंकवा दिया, किंतु कुछ भूखे गरीब गांव वालों को देने से साफ इनकार कर दिया था। तभी वहीं हाथी खाने के पास झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब गांव वाले परिवार में एक बच्चे की भूख से बिलबिलाते हुए मौत हो गई। गांव वालों को इस घटना से बड़ा सदमा लगा था और उस औरत के प्रति बड़ी हीन भावना उत्पन्न हो गई थी। शायद उस औरत को ही उन्होंने बच्चे की मौत का सीधा तौर पर जिम्मेदार माना। ये उन्हीं गांव वालों का श्राप होगा कि वह हमेशा भूखी रहेगी और यहाँ तक कि गरीब गांव वालों का खाना, रोटी और प्याज भी उसे नसीब ना होगा। इस घटना के होने के बाद साल भर में ही वह अपना थोड़ा बहुत मानसिक संतुलन खो बैठी थी और एक दिन अचानक गायब हो गई और फिर अपने घर कभी न लौटी। शायद वह भूख से ही मर गई हो और उस दिन से उसकी आत्मा कॉलोनी में अपनी अन्यायपूर्ण श्राप से हुई मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। कई साल पहले कुछ बूढ़े लोगों ने रायपुर फैक्ट्री स्टेट के निवासियों को चेतावनी दी थी कि कभी भी उसका रास्ता ना काटना। अगर वह गलती से भी कभी दिख जाए तो उसको प्रणाम कर आगे बढ़ जाना। उसके सामने कभी कुछ खाने पीने की हिम्मत तो करना ही नहीं, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वहाँ बैठे सभी लोग अंगीठी की कोयले के अंगारों की नरम आंच में गर्म होते हुए भी शरीर में ठंडक महसूस कर रहे थे। उन्होंने अंधेरे के बाद कभी भी घर से ना निकलने की कसम खाई और उस औरत के साए से बचने के लिए कई हथकंडे अपनाए, किंतु शकुंती चाची की हॉन्टिंग जारी रही। स्टेट निवासियों को यह तो पता था कि उसकी आत्मा को शांत करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। उन्होंने बाकायदा शकुंती चाची की आत्मा की शांति के लिए ऑर्नेस फैक्ट्री जूनियर क्लब में एक हवन अनुष्ठान का आयोजन करवाया। वह सब हवन अग्नि के चारों ओर इकट्ठा हो गए और प्रार्थना की। उन्होंने अग्नि में कई तरह के फल, मेवे, मिष्ठान आदि डाले। शायद वह उस अतृप्त आत्मा को इस तरीके से भोजन प्रदान कर रहे थे। जैसे ही रात हुई, जूनियर क्लब के हॉल में विचित्र अनुभूति महसूस हुई। वह जानते थे कि शकुंती चाची यही थी और उन्हें देख रही थी। अचानक उन्होंने जोर से चीख सुनी और बेतहाशा रूप से बिखरी हवन अग्नि अब ज्वाला का रूप ले चुकी थी। अब 1970 से रहस्यमय रूप से गायब शकुंती चाची उनके सामने थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, लेकिन इस बार यह एक हॉन्टिंग नहीं थी और ना ही इस बार उसने रोटी और प्याज की मांग की, बल्कि वह शांतिपूर्ण ढंग से सबको देख रही थी। आज शकुंती चाची की आत्मा तृप्त थी और सदा के लिए ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेट छोड़कर चली गई। किंतु कहते हैं हमारे मामा, चाचा और दादा की कहानियों में आज तक वो जीवित है। आइए, आपका स्वागत है ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेट में।